हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे कालखंड में जाने वाले हैं जिसने देश की राजनीति, वास्तुकला और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। आखिर मुगल कौन थे? कैसे एक छोटे से इलाके से आकर उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया? चलिए जानते हैं कक्षा 7 के बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, जिसमें हम पहले बात करेंगे उनकी माता की ओर से के बारे में। वे चंगेज खान, जो मंगोल शासक थे जिसने चीन और मध्य एशिया पर राज किया, उसके वंशज थे। दूसरा है उनके पिता की ओर से। वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुग़ल खुद को मंगोल या मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान का नाम लाखों लोगों के नरसंहार से जुड़ा था। वे खुद को तैमूर के वंशज कहलाने पर गर्व महसूस करते थे। अब हम बात करेंगे मुग़ल सैन्य अभियान और उसके प्रमुख शासक के बारे में। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई। अब हम क्रोनोलॉजी के बारे में समझते हैं, जिसमें पहला है बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब बाबर को मध्य एशिया की अपनी पैतृक गद्दी फरगाना से उज़्बेकों के आक्रमण के कारण भागना पड़ा था। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। अब हम जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध की एक खास बात यह थी कि बाबर ने इस युद्ध में पहली बार भारत में तोपों और बारूदों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। मुग़ल साम्राज्य में शासन करने वाला दूसरा शासक था हुमायूं। इसका कार्यकाल 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी एवं 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी के बीच रहा। हुमायूं का शासनकाल काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा युद्ध और कन्नौज के युद्ध में हराकर भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। जो चौसा युद्ध था वो 1539 ईस्वी में हुआ और जो कन्नौज का युद्ध हुआ वो 1540 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने सफ़ाविद शाह, जो ईरान के थे, उनकी मदद ली और 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, लेकिन अगले ही साल अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। मुग़ल साम्राज्य का तीसरा शासक है अकबर। इसका शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच रहा। ये मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। शुरुआत में उसने अपने संरक्षक बैरम खान के देखरेख में शासन किया। अकबर के साम्राज्य का विस्तार उसने चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम तक मुग़ल साम्राज्य को फैलाया। मुग़ल साम्राज्य का अगला शासक है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी नूरजहां का राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था। इसके बाद अब अगला शासक है शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच रहा। इसने दक्कन में मुग़ल अभियान जारी रखे और अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाया। शाहजहां को उसके अंतिम दिनों में उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था। अब हम जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के अगले शासक के बारे में, जिनका नाम है औरंगजेब। इनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच रहा। औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर था, लेकिन इसके साथ ही विद्रोह भी शुरू हो गए थे। इसने उत्तर पूर्व में अहोमों, मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज से उसका लंबा संघर्ष चला।
दक्कन की लड़ाइयों में मुगल खजाने को खाली कर दिया। अब हम जानेंगे मुगल उत्तराधिकार की परंपराओं के बारे में, जिसमें पहला है मुगल ज्येष्ठाधिकार। इसका अर्थ है जहां बड़ा बेटा राजा बनता है, के नियम में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है वे शहदायाद की तैमूर प्रथा को अपनाते थे, जिसमें साम्राज्य का विभाजन सभी बेटों के बीच बराबर कर दिया जाता था। यही कारण था कि हर राजा की मृत्यु के बाद बेटों के बीच गद्दी के लिए खूनी संघर्ष होता था। अब हम जानेंगे मनसबदार और जागीरदार के बारे में। मुगल साम्राज्य जैसे जैसे बड़ा हुआ, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को प्रशासन में शामिल करना पड़ा, जिसमें हम पहले जानेंगे मनसबदार के बारे में। मनसब का अर्थ है कोई सरकारी पद या ओहदा। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाहों को मनसबदार कहा जाता था। इसमें दूसरा है जाट और सवार। मनसबदार का पद और वेतन जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी ज़्यादा, दरबार में प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही ज़्यादा। सवार का मतलब था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक अपने पास रखने हैं। अब हम जानेंगे जागीर के बारे में। मनसबदारों को वेतन नगद नहीं बल्कि ज़मीन के राजस्व के रूप में मिलता था, जिसे जागीर कहते थे। जागीरदार खुद वहाँ नहीं रहते थे, उनके नौकर वहाँ से टैक्स वसूलते थे। अब हम जानेंगे जब्त और जमींदार के बारे में, जिसमें पहला है मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज पर मिलने वाला टैक्स था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, जो 1517 से 1580 के बीच की बात है, के लिए कृषि पैदावार और कीमतों पर सर्वे किया। इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। टैक्स इकट्ठा करने वाले बिचौलियों, चाहे वे गांव के मुखिया हों या स्थानीय राजा, को मुगल एक ही नाम से पुकारते थे, जमींदार। अब हम जानेंगे अकबर की नीतियों के बारे में, जो है सुलह कुल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, जिससे हमें अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य सूबों में बटा था। सूबे के गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीति और सैनिक दोनों काम देखता था। वित्तीय अधिकारी को दीवान कहते थे। अब हम जानेंगे इबादत खाने के बारे में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने उलेमा, ब्राह्मणों, पादरी और जरथुस्त्र धर्म के गुरुओं के साथ धार्मिक चर्चाएं की। अब हम जानेंगे सुलह कुल के बारे में। इस चर्चा में अकबर को समझ आया कि जो धर्मगुरु कट्टरता फैलाते हैं, वे समाज के विभाजन पैदा करते हैं। इसलिए उन्हें सुलह कुल या सर्वत्र शांति का विचार अपनाया, जो ईमानदारी, न्याय और शांति पर आधारित था। अब हम जानेंगे 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के कारण देश में बहुत आर्थिक समृद्धि आई। विदेशी यात्रियों ने इसे धनी देश कहा, लेकिन इसी समृद्धि के साथ गरीबी भी थी। मुगल दस्तावेज बताते हैं कि उच्च पद के मनसबदार कुल संख्या में मात्र 5.4% थे, जबकि वे साम्राज्य के कुल राजस्व का 61.5% हिस्सा डकार जाते थे। धीरे धीरे जब केंद्र में मुगल सम्राट कमज़ोर होने लगे, तो प्रांतीय गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 18वीं सदी तक आते आते मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की। कैसे एक छोटे से राज्य से शुरू होकर यह पूरे भारत में छा गया और आपसी लड़ाइयों और कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण ख़त्म हो गया। आपको मुग़ल राजाओं में सबसे प्रभावशाली राजा कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।